तो दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में मैंने इतना बता दिया, आगे सुन ले। में इसने कुछ खास काम किए। क्या क्या किया इसने? 40 गुलाम सरदारों का एक प्रशासनिक वर्ग तैयार किया, जिसे तुर्कान चिहलगा में तुर्कान चिहलगा में कहा गया। इसका लोकप्रिय नाम क्या था? दल चालीसा। दल चालीसा। तो 40 गुलामों का एक प्रशासनिक वर्ग बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने, जो इसके टॉप के प्रशासक थे। इसने भारत में चांदी की मुद्रा टंका चलाया और ताम्र का सिक्का, कौन सा? जीतल, ये दोनों चलाए। ये अरबी ढंग या प्रकार से चलाई गई आधुनिक मुद्रा थी। ठीक है, तो लिख दो फटाफट। लिख दिया क्या? लिखो तो। ये चांदी का टंका आज कहां की मुद्रा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में आज भी टंके चलते हैं, टकाटक टंके। और ये 175 ग्राम का होता था चांदी, एकदम शुद्ध। कितनी ग्राम? 175 ग्राम।
ग्रेन है वैसे, ग्रेन। वो भी बहुत सारी चीजें बाकी है अभी तो आज का टाइम तो इसी में निकल जाएगा। अच्छा, एक टंके में कितने जीतल? एक टंका दे दो, 48 जीतल ले लो। जीतल, ये जीतल है ना, जीतल, ये तांबे की मुद्रा, यानी एक सोने के रुपए में 48 तांबे के रुपए आ जाते थे, इतना फर्क था। हाँ, तो एक चांदी के टंके में 48 तांबे के जीतल आते थे, यही तो कह रहा हूं। लिख दिया क्या? ओके। अब इसका अगला बहुत ही जोर का जबरदस्त काम था, एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था, इसको मैं अलग हेडिंग में डालता हूं, ठीक है? यहां तक लिख दो रे छोरो। लिख दिया? अरे लिख दिया कि? ओके। तो प्यारे दोस्तों, मैंने हेडिंग डाली एकता व्यवस्था। क्या है एकता व्यवस्था? एकता का अर्थ क्या है? एकता का अर्थ है भूभाग। सबसे पहले, सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने एकता प्रथा चलाई, एकता प्रथा चलाई, परंतु वास्तविक प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने किया। अब आप सुने, मान लो कि ये दिल्ली, मानने में कोई बुराई है? कोई बुराई है क्या? मानो कि ये दिल्ली, और मानो कि दिल्ली में मैं सुल्तान हूं। यार मान लो रे, ठीक है। अब मैं हूं सुल्तान, और अब दिल्ली के चारों तरफ के राज्य बहुत सारे, कश्मीर का राज्य है, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, और हरियाणा का, राजस्थान के भी कई, मेवाड़ मारवाड़ वगैरह, और इधर कनौज वगैरह, बदायूं वगैरह, बरेली वगैरह, बहुत सारे हैं, राज्य ही राज्य, राज्य राज्य। अब मैं दिल्ली में बैठा हुआ, गुजरात को जीत लिया तो गुजरात पर, और बंगाल को जीत लिया तो बंगाल पर मैं कैसे नियंत्रण करूं भाई? तो इसलिए जैसे मान लो कि गुजरात है, जैसे मान लो कि बंगाल है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, शासन दिल्ली से कर रहा हूं, वहां कोई विद्रोह हो जाए, वहां की जनता से टैक्स कलेक्शन करना है, वहां कानून व्यवस्था बना के रखनी है, वहां के प्रशासनिक कामकाज है, कौन करेगा? मैं करूं तो मैं तो दिल्ली में सुल्तान बन के बैठा हूं। आज जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, नाम मात्र के लिए, राज्यों में राज्यपाल है, केंद्र में प्रधानमंत्री है, वास्तव में राज्यों में मुख्यमंत्री, बनाना तो पड़ेगा। इसलिए जो क्षेत्रीय प्रांत होते थे, उनमें जो गवर्नर बनाया जाता था, उसे प्रांतपति जो पहले कहते थे, अब उस प्रांत का नाम ही क्या हो गया? एकता। तो एकता वास्तव में क्या है? यानी कि साम्राज्य को भूभाग में बांट देना। और मैंने
कई भूभाग में बांट दिया। एकता नंबर 1, 2, 3 एकता, 4 एकता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस। और फिर मैंने एकताओं में तुम मेरे, माना कि मैं सुल्तान हूं और तुम मेरे गवर्नर हो, मेरे सेनापति हो, और मैंने तुम्हें शुरुआत में तुम में से 40 लोगों को लिया था, लेकिन इन 40 ने इतनी बढ़िया सेवा की कि बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़कर के 200 हो गई। यही बात था। इस दल का नाम, शुरू में इस दल का नाम जो चालीसाई रखा गया था तुर्काने चेलगा में, बाद में इसमें संख्या बढ़ गई, लेकिन नाम यही रहा इसका, दल चालीसा, क्योंकि नाम पड़ गया। ठीक है, जैसे आज भी 22 गोदाम नाम है, 22 गोदाम, जबकि वहां पहले 22 गोदाम ही थे, लेकिन अभी वहां गोदामों की संख्या करीब 150 से ज्यादा है रेलवे के। कई जगहों के नाम 3 दुकान है, पहले वहां 3 ही दुकान थी, अब तो पूरा मार्केट है, वहां पर 5000 दुकानें हैं, फिर भी लोग उसे क्या कहते हैं, 3 दुकान। कि कहां जाओगे, अरे 3 दुकान जाना है, तो क्षेत्र का नाम हो गया। तो शुरू में इनमें संख्या 40 थी, फिर भी इनमें संख्या बढ़ गई, तो तुम जो है 200 जनों को मैंने अपना सामंत बना दिया। तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा, तुम मेरे क्या हो, गवर्नर कहूं या इक्तेदार कहूं? इक्तेदार, रिश्तेदार नहीं, इक्तेदार। क्योंकि एकता का प्रमुख क्या कहलाएगा, इक्तेदार। अब तुम्हें मैंने कहा कि छोटा बंजर है तू बंगाल का, बंगाल का इक्तेदार बना दिया। अब ये बंगाल का इक्तेदार है साहब, अब क्या क्या काम करेगा, बंगाल में टैक्स कलेक्शन करेगा, करेगा या नहीं, तू बता करेगा या नहीं? इसके बाद बंगाल में सेना भी रखेगा, बंगाल के आसपास के कोई क्षेत्र बच गया उसको जीतेगा भी, और 15,000 की सेना भी रखेगा। मैं भेज दूंगा इसके पास सेना, नई भर्ती कर दूंगा, 15,000 को पेमेंट दे देना, ठीक है, और कोई खर्चा पानी हो वो कर लेना, ठीक है, 15,000 सैनिकों का खाने पीने की व्यवस्था कर देना, ठीक है। अब खर्चा कहां से आएगा? मैं नहीं दूंगा, बंगाल में किसानों से लगान वसूल करेगा, बंगाल में व्यापारियों से टैक्स लेगा, और जितना टैक्स लेगा उसमें से कोशिश करेगा कि आधी वसूली में इसका खुद का सैनिकों का वेतन चुक जाए। बच गया कितना? आधा। मान लो कि 20 करोड़ रुपए वसूले इसने एक साल के, 10 करोड़ में अपने सैनिकों को और इनको सारा खर्चा पानी करा करके 10 करोड़ मेरे पास भेजेगा दिल्ली। खुद के पास का खर्चा इसी आधे में निकाले, अब कम पड़ रहा है तो और वसूल के लिए किसानों का टैक्स बढ़ा दे, विद्रोह करें तो सेना के द्वारा उनको दबा दे। बात समझ लो। और कोई मान लो कि टैक्स व्यापारियों ने दे दिया और व्यापारियों को लूटने के लिए आ गया, तो कोई लॉरेंस गैंग, तो लॉरेंस गैंग यदि आ गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी है कि उनका एनकाउंटर करे, उन बदमाशों से, उन चोरों से, डाकुओं से रक्षा करे प्रजा की। कहीं पर प्रजा को कोई समस्या तो उसको दूर करे, क्योंकि प्रजा टैक्स दे रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी है इसकी। प्रशासनिक काम भी करने पड़ेंगे, टैक्स भी वसूल करके देना पड़ेगा, और टैक्स में वहां की सेना भी रखनी पड़ेगी, पुलिस के काम भी करने पड़ेंगे। और वहां पर मान लो कि कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा तगड़ा हो गया, ये दोनों मैडमों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, और बात क्या थी कि दोनों दौड़ रही थी, रो एक दूसरे की टांग में टांग डाल के पटक दिया, तो इसी बात पर झगड़ा बढ़ गया। अब ये दोनों जो है तलवारें निकाल के एक दूसरे का सिर काटने पर आ गई, तब परिवार वाले जो थे इक्तेदार के पास ले गए। ये न्याय भी करेगा, तो न्याय करने का काम करेगा, प्रशासनिक काम करेगा, वसूली का काम करेगा, सेनापति का काम करेगा, युद्ध करने का काम करेगा, और विद्रोह का दमन भी करेगा। इतने सारे काम कौन करेगा? इस प्रकार
जो राज्य या भूभाग की एक इकाई बनाएगी उसे क्या कहा गया? अब तो बात समझ में आ गई, एकता व्यवस्था। तो इसलिए इतना ही ज्यादा मुझे समझाना जरूरी था। तो अब मैं दिल्ली में खुश हूं क्योंकि तुम बहुत बढ़िया इक्तेदार निकले मेरे। जब भी कोई लोड आता है मैं तुम्हें कह देता हूं कि तू वो कर ले, तू वो कर ले। प्रशासनिक अधिकारी, ओके। तो अब उतार दो इसको। हाँ, एकता दो प्रकार के, बड़े एकता, छोटे एकता। इनका प्रभारी मुक्ता या वली, इनका प्रभारी इक्तेदार। ये राजस्व वसूली भी करेगा, प्रशासनिक कार्य करेगा, विद्रोहों पर नियंत्रण, शांति व्यवस्था के कार्य करेगा। जबकि ये सिर्फ राजस्व वसूली,
लिख दिया क्या? मैं उम्मीद करूं कि आपने लिख दिया है। तो एक बात नीचे और लिखोगे। इन, यहां से लिखना शुरू करना और लास्ट तक चले जाना। इन मुक्ता या इक्तेदारों को राजस्व वसूली में खर्चा निकाल कर, यानी व्यय निकाल कर शेष राशि केंद्र को या दिल्ली को, दिल्ली को लिख दो ना फटाफट, भेजनी होती थी। कोष्टक में फवाजील, फवाजील अर्थात इसे फवाजील कहते थे, फवाजील। ओके दोस्तों, लिखा है किसी ने कि 5 मिनट में लास्ट में रिवीजन करवा दिया करो, तो करा देंगे। अरे कोई शायरी थोड़ी ना ये वाह वाह कर। मुझे याद आ रहा है कि आप कितने, एक दौर था, कुछ दोस्त थे और वो यूं ही वाह वाह हर बात पर किया करते थे। एक दिन एक कागज आया जिसके अंदर उन दोस्तों में से किसी एक के पेरेंट्स की डेथ का समाचार था। उसने उन्हें पढ़कर सुनाया और वो फिर वाह वाह कर उठे। तो ऐसे मत करो, हर बात में वाह वाह नहीं, वो फिर वास्तव में कृत्रिम लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना काम। अब कुछ खास बात 5 मिनट की बची है, मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग सुनेंगे। पहले मैं बोल रहा हूं, पहला सुल्तान कौन? दुनिया में पहला सुल्तान मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। बट भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। क्यों? क्योंकि इसे बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। किसने की? इल्तुतमिश ने। किसकी मान्यता प्राप्त की? सुल्तान की। इसलिए पहला वैधानिक सुल्तान इसी को कहा जाता, कानूनी रूप से ये सुल्तान था। एक बात
फिर इसकी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कोई दिन में यदि कोई व्यक्ति लाल कपड़ा पहन ले या काला कपड़ा, काला कपड़ा पहना है तूने? यदि कोई काला कपड़ा पहन ले, तूने भी पहना है, इसका मतलब, इसका मतलब ये ड्रेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिन्होंने लाल कपड़े पहने हैं, इसका मतलब है उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय की जरूरत है। तो जो लाल कपड़े पहन कर के आए हैं, अपनी अपनी फरियाद लेकर के मेरे पास आ जाएं, उनका न्याय होगा। तो दिन में लाल कपड़ा पहनने पर न्याय के लिए बुला लिया जाता था दरबार में। हाजिर कर देते। भाई जिसको भी न्याय चाहिए बताओ। लेकिन दिन की बात तो ये है कि लाल कपड़ा पहन लिया तो ठीक है, तेरे साथ अन्याय हुआ है बेटा, तू बता दे क्या क्या समस्या है, सब न्याय होगा, फरियाद तेरी सुनी जाएगी। लेकिन उस जमाने में लाइट थी नहीं, तो तेरी तो तगड़ी समस्या है, दूर करेंगे भाई। नहीं नहीं, हम देख रहे हैं आप भी लाल कपड़ा पहने हो, सुनाओ तो। ब्रेक नहीं मिला, बैग नहीं मिला, ये तगड़ी समस्या है। तो आज इस फरियाद पर सुनवाई शुरू हुई है, कल इसका फैसला होगा। तो मैं आज मौलवियों को बोलता हूं कि वो आपकी पैरवी का इन्वेस्टिगेशन करें कि आपकी फरियाद सही है या नहीं। कल मौलवी जब आएंगे तो मैं काजियों के द्वारा आपका निर्णय सुनवा दूंगा, ठीक है? तो एक बात ये होगी, लेकिन रात को क्या करें? अरे रात को जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब लाल कपड़ा कोई पहनेगा तो नजर आएगा क्या? तो अरे कोई बिजली थी क्या उस जमाने में, लाइट थी क्या? फिर इसलिए दोस्तों, रात्रि में यदि कोई आक्रमण हो गया, कोई लूट रहा है, तो न्याय हेतु इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने महल के बाहर शेरों की दो मूर्तियां, शेरों की दो मूर्तियां बनवाई और उनके गले में घंटी बंधवाई, घंटी, और घंटी में जंजीर लगवाई। अब किसी को भी न्याय चाहिए तो इस जंजीर को खींचो, घंटी बजेगी, घंटी बजते ही अंदर से बुला आएगा, आ जाओ, फरियाद क्या है। तो ये न्याय की व्यवस्था थी। कहते हैं उस जमाने की दुनिया में सबसे त्वरित न्याय किया करता था इल्तुतमिश। ठीक है, उतारो फटाफट। तो पूछा है तुर्कान ये चिहलगा में को निम्न में से किस सुल्तान ने भंग किया? तो भैया बलबन आएगा, लेकिन वक्त आने दो अभी, बलबन को आने दो अभी।
लिख दिया क्या प्यारे बच्चों? लिख दिया? एक और दो तीन बातें और है, मैं लिखाई दूं क्या? चलो ना, मेरे साथ साथ और उतार दो जो बैठे हैं ठाले। एक सूफी संत था दोस्तों जिसका नाम था बहाउद्दीन जकारिया। आरएस प्रेम में अब की बार पूछा भी गया है। एक सूफी संत, या पूरा नाम लिखूं तो सुहरावर्दी सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया को इसने शेख उल इस्लाम का पद दिया। शेख उल इस्लाम का पद दिया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। इसके पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद भारत में पहला मकबरा दिल्ली में बनवाया। दिल्ली में मस्जिद बनवाई। दिल्ली में पहला मदरसा बनवाया, मदरसा ए नासिरी। और इस मस्जिद को क्या कहते हैं बताओ? कुव्वतुल इस्लाम। मस्जिद का नाम लिख रहा हूं मैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद।
लिख दिया क्या दोस्तों? ये मैंने कोशिश की है कि आने वाले इंपॉर्टेंट चीजों को मैं शामिल करूं। तो एकता व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत में चांदी के टंके चलाए गए, इंपॉर्टेंट है। पहली बार तांबे का सिक्का जितल चलाया गया, अरबी ढंग के थे, लेख लिखे जाते थे। मैंने एकता व्यवस्था को, चूंकि बार बार पूछी जा रही है, दल चालीसा बार बार पूछा जा रहा है, और इनका निर्माण कार्य, इनकी न्याय व्यवस्था मैंने नहीं बताया अभी तक कि इल्तुतमिश ने कौन कौन सी विजय की, बताया नहीं मैंने कि किसने कौन सा युद्ध लड़ा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य, कुछ प्रशासनिक कार्य, ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो मैंने सारे के सारे बता दिए। अब महत्वपूर्ण तो यही है इल्तुतमिश में। अब मैं इसकी विजय भी लिखवा देता हूं कि 5-7 लाइन की बात है, मैं क्यों छोड़ू। लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो मैंने करा दिया है। अब अगला जो पढ़ा रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अब वो जमाने लद गए जब किसने किसको हराया, किस युद्ध में हराया वो पूछ रहे हैं। आजकल नहीं है, मतलब ही नहीं। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कोई युद्ध हो इंपॉर्टेंट, तो ही वो भले कोई पूछ ले। लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही सीक्वेंस और शॉर्टकट तरीके से मैं पढ़ा दूंगा इल्तुतमिश की विजय, की विजय। तो इसमें दोस्तों इल्तुतमिश को सीक्वेंस से यदि मैं लूं तो सबसे पहले 1226 किसे जीता? बंगाल जीता, खत्म बात। फिर 1226 में इसने रणथंभौर को जीता। रणथंभौर में आप लोग बताएंगे, राजस्थान पढ़ चुके हैं, कि रणथंभौर में राजा कौन सा था? बता रहे बावली, फटाफट बता दे। हमीर। अरे बावली, हमीर अलाउद्दीन खिलजी के समय तुम कहीं मजा ले। शाबाश। नहीं, शाबाश, किसने बोला? वेरी गुड, शाबाश। तो यहां रणथंभौर में चौहान राजा कौन था? वीर नारायण की मृत्यु हो गई। ये कौन था? रणथंभौर शासक। ये राजस्थान वाले टच कर लो, इनमें से क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। फिर ये 1227 इसने मंडोर जीत लिया, मंडोर जीता। मंडोर जीतने के साथ साथ फिर इसने नागौर, सांबर, यहां तक कि जालोर, जालोर जीता। जालोर का राजा कौन था? जालोर वाले बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड। उदय सिंह राजा को हराया। इसके बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया था इसने, कब? 1233-34 में। मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ राजा जैत्र सिंह या क्षेत्र सिंह? क्षेत्र सिंह। पर नागदा राजधानी थी, पर आक्रमण किया, आक्रमण किया और नागदा को नष्ट कर दिया, नागदा को नष्ट कर दिया। इसलिए अब नागदा राजधानी नहीं रही। अच्छा, इस युद्ध में कौन जीता था बताना? तो छत्र सिंह जीत तो गया, बट राजधानी पूरी की पूरी खत्म हो गई।
फिर इसने 1235 बिलसा एमपी जीता, यहां मंदिर तोड़ा, और लास्ट में 1236 में इसने महाकाल मंदिर, कहां पर है, उज्जैन को लूटा। ये लो साहब, इसकी भारत में जीत हो गई। मैंने एकदम जितना कम से कम में मैं बता सकता था उसमें बताने का प्रयास किया, और तो एक एक युद्ध में कई कई घंटे लग जाते हैं। लिख दिया क्या? तो बताओ, इसने विजयी अभियान कब से शुरू किया? भारत में बंगाल सबसे पहले 1226 में किसको जीता? राजा कौन था? चौहान राजा भी हार गया, कब्जा कर लिया। 27 में मंडोर जीत लिया, नागौर, सांबर, जालोर। जालोर का राजा कौन था? उदय सिंह। और 1233-34 में मेवाड़ पर अटैक कर दिया, वहां गोहिल राजा कौन था? क्षेत्र सिंह। और जो नागदा से राज करता था, भले ही क्षेत्र सिंह की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध में क्या नष्ट हो गया? नागदा। इसलिए इसके बाद में राजधानी किसे बनाया गया? चित्तौड़गढ़ को। बिल्कुल सही। तो चित्तौड़गढ़ नागदा को नष्ट करने वाला ये। 1235 में बिलसा एमपी के मंदिर को तोड़ा, जीता, और 1236 में महाकाल मंदिर को लूटा। सॉरी, ये 35-36 है, मैंने एक ही लिखा, सॉरी। ये लो। अब एक बात बताओ, महाकाल को कोई लूट के आएगा, वो जिंदा रहेगा क्या? 36 में मर गया। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। हाँ। एक बात और सुनो तो, सुनोगे? बाहर से भी इसके ऊपर आक्रमण हो रहा था, वो भी एक झटके में। आप लोग सुन ले कैसे। देखो, ये जो है, ये तीन तरफ से गिर गया। बाहरी समस्या, आंतरिक तो तुमने समझ लिया, लेकिन बाहरी तो समस्या अभी बाकी है ना इस पर। ठीक।
हुआ क्या? पहली बात, यहां गौर में कौन बैठा है? तुमने गौर किया क्या? और यहां सिंध और मुल्तान में कौन बैठा है? बताओ। कुबाचा। और यहां दिल्ली में कौन है? इल्तुतमिश ने जब साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया, गंगा यमुना के दोआब से अच्छी इनकम हुई, तो इनके मुंह में पानी आ गया। अजी जब तक ऐबक था तब तक तो मामला सेट था। इसने छोरी दे दी, इसने बहन इधर दे दी, मान लो रिश्तेदारियों से रुक गया। लेकिन और ऐबक तो चलो इनका साडू भाई भी था, चलो ऐबक तो गोरी का बराबरी वाला सेनापति भी था, गोरी के तीनों सेनापति बराबर के ही थे, तो बर्दाश्त था ऐबक। लेकिन अब ऐबक का गुलाम राज करें, हमारे साथी का गुलाम, हमारे दोस्त का गुलाम राज कर रहा है, उसका दास, बर्दाश्त करेंगे? ये सेना लेकर के चल पड़ा, बोले चलो रे। और यहां पर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध। कोई आपसे पूछ ले तो बता दोगे किस किस के बीच कब हुआ? बताओ। मोहम्मद गोरी। अरे गोरी तो 6 में मर गो। मैं इल्तुतमिश को राजा ही मैंने 1210 में बनायो, तो गोरी को भूत आयो। तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और पृथ्वीराज, तराइन का दूसरा युद्ध गोरी और पृथ्वीराज, लेकिन तीसरा युद्ध 1215 में तराइन का कौन सा युद्ध? तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, और इसमें यल्दोज को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। इल्तुतमिश ने पराजित कर हत्या कर दी। तो एक तो गयो, अब दूसरो बचो, कौन है? कुबाचा। इल्तुतमिश ने कुबाचा को घेर लिया। इसने अटैक किया था पंजाब पर। जब इसने पंजाब पर आक्रमण किया तो इल्तुतमिश ने 1217 से लेकर 22 तक इसका पीछा किया और कुबाचा को हराया, और इसे हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया, सिंध और मुल्तान जीत लिया। अब ये क्या करे? एक दिन ज्यादा पी करके सिंधु नदी में कूद गया, आत्महत्या किया, तो दोनों को सल्टा दिया। इसीलिए असली भारत में असली सल्तनत का संस्थापक यही है, इसने गौर तक कब्जा कर लिया। जो गौर मोहम्मद गोरी के इसमें प्रधान केंद्र था, अब गौर नहीं है प्रधान केंद्र, दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली से राज होगा अफगानिस्तान का, इसलिए वास्तविक संस्थापक है। बात समझे? एक और बच गई बात, लास्ट बात। इस समय चंगेज खां, ये मंगोलिया का मंगोल था, मंगोल बहुत खतरनाक था, का आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1221। इसने जो चंगेज खान का मतलब तो मौत, कोई राजा नहीं टिका। ये तुर्क जो मध्य एशिया में खतरनाक थे, जो भारत को रोन देते थे, उन सबको चंगेज खान ने एक एक को ईंट से ईंट बजा डाली, शहरों को काट दिया, सब खत्म। चंगेज खान वैसी था, चंगेज खान दरिंदा था, चंगेज खान इस्लाम को मिटाने निकला था, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानते थे। और तुर्कों ने जब मंगोलिया पर आक्रमण किया तब वो निकला कि ये तुर्क बहुत दरिंदा वैसी। वो जहां शहरों पर अटैक करता मध्य एशिया में, उसने उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान सबको जीत लिया, जितनी भी तान है।
चीन को जीत लिया, उसके सामने कोई टिकाए नहीं। चीन की दीवार बनी हुई थी, उसने कहा तोड़ दे। 6 किलोमीटर दीवार तोड़ गई और सेना घुस गई, उसके सामने कुछ नहीं टिका। उसने मिस्र, स्पेन, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, 3 महाद्वीप जीते, क्योंकि उसके सामने सेना का कोई मोल नहीं है। वो अपने सैनिकों को कहता था कि ठीक है, दिन भर युद्ध हो गया, अब ठीक है। बच्चों को, महिलाओं को वे लोग आग लगाकर, आग नीचे जलाकर, बड़े बड़े लकड़ियों के ऊपर उनको बांधते थे तारों से, और फिर आग जला करके जिंदा उनको भूनते थे और फिर उनको खाते थे। कभी देखना एनसीईआरटी कक्षा 11 में भूनते हुए दिखाया गया। वो दरिंदे थे, दरिंदे, उनको कोई जीत सकता है? शहरों से नफरत थी। वो खुद चंगेज का कहता था कि यदि या तो धरती पर भगवान नहीं है, और भगवान है तो मैं उसका अभिशाप हूं। भगवान ने एक ही अभिशाप बनाया, मुझे बनाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं पृथ्वी पर जो जी में आएगा वो करूंगा। उस भगवान को जो करना है ना, मरने की बात कर लेगा मेरे साथ, अब मैं करूंगा। खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इसलिए उसके सामने ये जो मध्य एशिया तुर्की राज्य थे, वो 12-13 मिलकर के एकजुट हो गए। इस्लामिक राज्य, ईरान, सऊदी अरब से लेकर के तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, आधुनिक तुर्की, सब। लेकिन उसकी सेना का मुकाबला करने की बस की बात नहीं थी। उसने शहरों के शहर उजाड़ दिया, आग लगा देता था। वो कहता था कि ठीक है, युद्ध जीत लिया, ये आम नागरिक जिंदा क्यों है, इनको भी मारो। युद्ध सैनिकों को मारने से थोड़ी ना होगा, मुझे दूसरे लोग जिंदा नहीं चाहिए, आग लगा दो शहर के शहर। ऐसा वैसे व्यक्ति था। लेकिन हुआ क्या, इस्लाम को मिटाने निकला था, नुकसान भी पहुंचा, शायद मिटा भी देता। बट उसी का बेटा जो था, उसे इस्लाम बहुत अच्छा लगा, उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। और आज जो मंगोलिया के लोग इस्लाम मिटाने निकले थे, पूरा मंगोलिया इस्लामिक कंट्री है। तो वक्त के पहिए की रफ्तार का कोई पता नहीं है। अब इसके सामने भी संकट है। 1221 में उसे सूचना मिली थी कि बोले हिंदुस्तान है इधर, बोले चलो। ये आ भी गया था, लेकिन भारत का भाग्य अच्छा, 2 अच्छे काम हुए। एक, उज्बेकिस्तान में जो राजकुमार था, उजेबक राजकुमार मंग बर्नी, वो शरण लेने के लिए भारत की ओर भाग करके आगे, बचाओ मन बचाओ। तो उसके पीछे पीछे चंगेज खां आ गया। जब चंगेज खां उसका पीछा करते हुए आया, सूचना मिली इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश लाहौर आ गया और उसने इस मंग बर्नी को भगाया कि तू भाग यहां से, तेरे पीछे बहुत बड़े शेर आ रहे हैं, वो तेरे चक्कर में हमें खा जाएंगे। तो मंग बर्नी को भारत से बाहर भगाया। और जैसे ही सूचना मिली चंगेज खां को कि मंग बर्नी तो भाग गया, तो वो उसके पीछे पीछे सिंधु नदी को पार नहीं किया, क्योंकि उसमें सिंधु नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो उसने कहा था कि रुको थोड़े दिन। जब 2 दिन वो रुके, तो सिंधु नदी में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे थे, छोटे छोटे डंकी उसको चंगेज खां खा गए। उसने कहा चलो रे, दूसरे और गणे है, और फिर वापस लौट गया चंगेज खां। फिर उसने इराक को रोन दिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, सबको रोन दिया। लेकिन भारत के ऊपर से खतरा टल गया। आईएएस में एक प्रश्न पूछा जाता मेन एग्जाम में, कि यदि चंगेज खां का उस समय भारत पर आक्रमण हो गया होता, तो भारत की वर्तमान आबादी कितनी होती? शायद 1 करोड़, 2 करोड़, क्योंकि सबको काट जाता हो, बस इतनी बचती। आज जो 150 करोड़ आबादी है, वो कितनी बचती? समझ लो, कल्पना की बात है, ये हो गया होता। लेकिन इसकी अच्छी बात कि इसने चंगेज खां को भारतीय आक्रमण से बचा लिया। चंगेज खां से भारत को बचा लिया किसने? यदि इल्तुतमिश भावनात्मक रूप से इस मुसलमान को शरण दे देता, तो भारत का रोंदना तय था। लेकिन उसने मौके को, नजाकत को समझा कि भाई चंगेज खां को हराना संभव नहीं है, इसलिए ना हार मान लो, इसलिए जो है इसको भगा दिया। तो ये 3 बातें मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन लिखाऊं कैसे? कल लिखा देगा, ये लास्ट बातें थी, आज मैं इनको सेव कर लेता हूं।
तो ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज अपन ने दो जनों को पढ़ लिया यार। किस किस को? ऐबक को और इल्तुतमिश। बहुत बड़ा था इल्तुतमिश। इसका मतलब कल बलबन तक खत्म हो जाएगा अपना। एकदम सही है, एकदम सही लाइन और लेंथ पे काम हो रहा है। ओके ओके।